गाइस इस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको हर यूनिट का इंट्रोडक्शन दे दिया है विद द सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी इन माय ओपिनियन आपको हर यूनिट से एटलीस्ट, क्योंकि टाइम कम है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, आपको ये देखना चाहिए कि मैं हर यूनिट को एटलीस्ट एक बार कवर कर लूँ, ताकि मेरे को एक हर यूनिट का ओवरव्यू भी मिल जाए और मैं कुछ उसके सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ लूँ, ताकि एग्जाम में अगर इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो मुझे नहीं समझ आ रहा, बट अगर मुझे हर यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा तो एटलीस्ट मैं उसके बारे में रिलेवेंट कंटेंट तो लिख पाऊँगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर यूनिट के एटलीस्ट ब्रीफ अप पढ़िए। अगर आप सारा इतना नहीं है आपका प्रिपरेशन और आपको थोड़े टाइम में सब कुछ कवर अप करना है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। लेट्स स्टार्ट विद इट। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फॉर जून एंड दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जामिनेशंस। लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला जो यूनिट है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली इस यूनिट में बात की गई है उस एनवायरनमेंट की जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि बहुत से बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह कहते हैं कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं, सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स हो गए, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो गया, लीगल एस्पेक्ट हो गए, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। ये सबको समझना बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रन करना चाहते हैं कोई भी बिज़नेस, अगर आप इसको नहीं तरीके से समझेंगे तो आप अपना बिज़नेस सक्सेसफुली नहीं रन कर पाएंगे। इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, discuss the importance of business environment, what are the direct benefit of understanding it, and short note on international environment। जो सेकेंड यूनिट है वो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। इस यूनिट में बात की गई है कि सोशल कल्चर इन्वायरमेंट किस तरीके से आपके बिजनेस के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालता है। जैसे कि सोशल कल्चर इन्वायरमेंट का मतलब है हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है, जैसे कि कस्टम्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, एटीट्यूड होता है, हैबिट होती है, लैंग्वेज होती है। अगर किसी बिज़नेस को एंटर करना है मार्केट में तो उसको समझना पड़ेगा कि सोशल कल्चर एनवायरनमेंट ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व एंड अडेप्टेड स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। इस यूनिट में कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट बताया गया है। बेसिकली कंज्यूमरिज्म होता है जब कि कहीं सारे इंडिविजुअल्स, ग्रुप, गवर्नमेंट मिलकर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी या प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करवाते हैं फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। ओके, इस यूनिट के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम, एक्सप्लेन द ड्यूलिस्टिक करेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। ओके, थर्ड यूनिट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखो, जब बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं हम, सिर्फ हमारे को ये नहीं देखना है कि इसका कुछ सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ध्यान नहीं रखना है, हमारे को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज अ बिजनेसमैन आती है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर एक रेगुलेटरी फॉर्म में CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं। जैसे कि वो मेंटेन करते हैं कि अच्छे अपने एरिया में उनके आसपास यू कैन सी कि बोर्ड्स लगाए होते हैं कि आप ग्रीनरी रखिए, पोल्यूशन ना फैलाएं। ऐसे आप अगर ध्यान देंगे तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं बाय गवर्नमेंट टू द बिजनेसमैन। ओके, अब ये यूनिट उसी बारे में बात कर रहा है कि ऐसी कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ओवर द बिजनेस यू आर रनिंग। Important questions are like concept of social responsibility, what are the approaches of social accounting and reporting, explain social audit, या फिर give 5 arguments to justify business enterprise assuming social responsibility। ओके, अब आता है यूनिट 4। यूनिट 4 इज़ अबाउट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का क्या रोल है बिजनेस में। हर कंट्री में एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो कि इम्पैक्ट डालता है प्रोडक्शन पर, ट्रेड पर, या कंजम्पशन ऑफ गुड्स पर। इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल टू सोशल इशूज़ इन सोशल प्रोसेस। Second is enumerate the relevant constitutional provisions, fundamental right and directive principle of state policy। अब आता है यूनिट 5, दैट इज़ रेगुलेटरी पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क। देखो, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत से रूल्स एंड फ्रेमवर्क बनाती रहती है, और जब गवर्नमेंट ये रूल्स एंड फ्रेमवर्क चेंज करती है तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर भी आता है। व्हेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर पुअरली डिजाइन और वीकली अप्लाइड, इट कैन slow down the business responsiveness, direct resources away from the production investment। Okay,
अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, शॉर्ट नोट ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट नोट ऑन सेल्स ऑफ गुड एक्ट, शॉर्ट नोट ऑन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. Okay, now let's discuss about Unit 6. Unit 6 and 7 is about corporate law. यूनिट 6 में हमारे को ये बताया गया है कि बहुत सारे रेगुलेशंस लाए गए हैं जिससे कंपनीज जो सेटअप हो वो बहुत ही रेगुलेटरी वे में काम करें, कोई गलत एक्टिविटीज़ ना हो. इसके लिए कंपनीज एक्ट आया, सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया. इस तरीके से बहुत सारे एक्ट लाए गए ताकि एक रेगुलेशन मेंटेन रहे. ओके, यूनिट 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट. सेकेंड इज एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लीगलाइजेशन इन इंडिया. सेवन्थ यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मेन प्रोविजंस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट नोट ऑन concept of restrictive trade practices and types. Okay, now let's discuss about unit 8. 8 is about labor legislation. इस यूनिट में बेसिकली ये बताया गया है कि जो लेबर मैनेजमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टास्क है ऑफ एंटरप्रेन्योर. ओके, और जो लॉज हैं दैट आर रिलेटेड टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर प्राइमरीली नोन एज इंडस्ट्रियल लॉज. ओके, इस यूनिट में हमको ओवरव्यू दिया गया अबाउट दीज लॉ. Some of the important questions are the scope and coverage of labor legalization are very wide and overlapping. Discuss the statement. Discuss Workmen Compensation Act. Discuss Payment of Bonus Act. Okay. यूनिट 9 इज़ अबाउट फाइनेंशियल मार्केट. बेसिकली क्या होता है, जो बिजनेस यूनिट होते हैं उनको मनी चाहिए होता है टू रन देयर बिजनेस, एंड दिस मनी कैन बी रेज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. ओके, टू मीट देयर वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, जो प्रोवाइडर ऑफ फंड्स होते हैं दे हैव टू इंटरेक्ट विद द बोरोअर and to transfer their fund as and when they are required by the borrower. Okay, this aspect is taken care by the financial market, जो provide करती है ऐसी place या system through which the transfer of funds by the investor or business unit is adequately facilitated. Okay, basically इस फाइनेंशियल मार्केट यही है कि जो आपका इन्वेस्टर ऑफ फंड है वो बोरो ऑफ फंड को एक प्लेस देती है कि आप इंटरेक्ट कर सकें, आप अपने फंड्स एक्सचेंज कर सकें. ओके, ताकि दोनों को बेनिफिट हो. फाइनेंशियल मार्केट के कंटेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं कि डिफाइन फाइनेंशियल मार्केट, इट्स टाइप, शॉर्ट नोट ऑन कमर्शियल पेपर मार्केट, कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, डिस्टिंग्विश करो रेपो एंड रिवर्स रेपो में, कमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स में. ओके, अब दूसरा यूनिट जो है दैट इज़ यूनिट 10 कैपिटल मार्केट के ऊपर है. कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या है, देखो हमने फाइनेंशियल मार्केट में देखा था कि दो टाइप के पार्ट्स होते हैं. वन इज़ कैपिटल मार्केट, अनदर वन इज़ मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट फर्दर डिवाइड करी जाती है प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में. जो कैपिटल मार्केट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट. इस यूनिट में हमको सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताया गया है, स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग के बारे में बताया गया है, मेथड ऑफ ट्रेडिंग, मेथड ऑफ सेटलमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है. ओके, इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द मेथड ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट इट्स प्रोसीजर एंड एडवांटेज, explain the depository system, distinguish between primary capital market and secondary capital market, what is rolling settlement. Okay, अब आता है यूनिट 11 दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट. इस यूनिट में बेसिकली हमारे को ये बताया गया है कि किस जो हमारी कैपिटल मार्केट है ऑब्वियसली उसमें भी कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए ताकि उसमें कोई गलत एक्टिविटीज़ ना हो. इसके लिए सेबी ने बहुत सी गाइडलाइंस भी दी हैं. इस यूनिट में वही गाइडलाइंस के बारे में भी डिस्कशन किया गया है. ओके, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है व्हाट आर द की चेंजेस मेड बाय सेबी एक्ट. ओके, what are the need for regulating capital market operations, state the lock-in requirement in respect of promoter contribution to public issue. Okay, यूनिट 12 में हमारे को बताया गया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में. सेबी ने बहुत सी गाइडलाइंस निकाली हैं कि जिससे इन्वेस्टर की अवेयरनेस मतलब इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में बहुत सी गाइडलाइंस निकाली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है. बेसिकली जब भी इन्वेस्टर कहीं पैसा लगाता है वो भी चाहता है कि मेरा पैसा कहीं गलत जगह पे ना लग जाए या मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, इसी के लिए बहुत सी गाइडलाइंस निकाली गई हैं. और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कम्युनिटी, डिस्क्राइब द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी अलॉन्ग विद डिटेल कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस.
यूनिट 13 इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो जो पब्लिक प्राइवेट या जॉइंट सेक्टर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इस यूनिट में डिस्कशन किया गया है इंडियन इकोनॉमी को लेके। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इंडियन इकोनॉमी इज रिगार्डेड एज अंडर डेवलप इकोनॉमी, स्टेट इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, यूनिट 14 में जो बात की गई है वो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की गई है। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली होता है कि जब सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी अपनी कंट्री की रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर ट्राई करती है टू कंट्रोल इकोनॉमिक फैक्टर्स सो दैट प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में पूरे किए जाएं। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, शॉर्ट नोट ऑन रैशनेट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, डिस्कस द लॉन्ग टर्म गोल्स एज अडॉप्टेड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ओके, अब आता है यूनिट 15। यूनिट 15 जो डिस्कस कर रहा है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है बिजनेस पर। ये पॉलिसी डिफाइन करती है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी एंड दीज पॉलिसी ले डाउन द लिमिट्स एंड नॉर्म फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। Few important questions are like, what do you mean by fiscal policy? Distinguish between revenue deficit and fiscal deficit. What is monetary policy? Also mention its objective. Unit 16 is about small scale industry. Small scale industry का भी एक significant role है इंडियन की इकोनॉमी में। ओके, बेसिकली लास्ट ईयर्स में इन इकोनॉमी ने भी काफ़ी इन इंडस्ट्रीज़ ने भी काफ़ी ग्रो किया है। इन्होंने भी बहुत वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज़ बनाई है। इस यूनिट में भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमको बताया गया है कि पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो अडॉप्ट किए गए हैं इंडिया में टू प्रमोट दीज इंडस्ट्री। लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टेंट्स दैट आर फेस्ड बाय स्मॉल स्केल सेक्टर। अब आता है यूनिट 17 दैट इज़ अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यूनिट 17 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। जब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कि स्टेट को भी एक प्रीडोमिनेंट रोल दिया गया था कि स्टेट्स में जो इंडस्ट्री हैं उनको भी रिसोर्सेज मिले इन अ बेटर वे, उनको भी लाइसेंसिंग मिले और बेस्ट वे में वो भी अपना काम कर सकें, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थी तो उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करने के लिए लाइसेंसिंग का कंसेप्ट लाया गया था। पर कुछ सालों बाद नोटिस किया गया है कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने ऐसा जब गवर्नमेंट ने ऐसा देखा कि बहुत सारा गलत प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को काफ़ी जगह बंद किया और प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया। इस यूनिट में हमको बेसिकली डिस्कशन किया गया अबाउट लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ लिबराइजेशन? What are the various factors that necessitates liberalization of the economy, steps taken by the government for regulation of NBFC, short note on privatization, globalization. Okay, यूनिट 18 इज़ अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जिम पॉलिसी। बेसिकली क्या था, जब इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया का पैटर्न ऑफ ट्रेड था वो कॉलोनियल और बहुत कल्चरल कंट्री का था। ऑन फेस तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बट फ्रॉम इनसाइड इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफ़ी लेके आई जुलाई 1991 में। ओके, काफ़ी मेजर्स लाए गए टू प्रमोट एक्सपोर्ट जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्प्रूवमेंट हो। इस चैप्टर में हमको ट्रेंड इन फॉरेन ट्रेड, ट्रेंड्स इन इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जिम पॉलिसी का डिस्कशन किया है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, डिस्कस द स्टेटमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यूनिट 19 इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड WTO। ओके, इस यूनिट में हमारे को बेसिकली डिस्कशन किया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ WTO। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर येट टू बी रिजॉल्व विद रिस्पेक्ट टू GATS and Anti-Dumping and Safeguards Act. Unit 20 is about foreign investment and collaboration. इस यूनिट में दे हैव गिवन अबाउट द फॉरेन कैपिटल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FDI फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड ट्रेंड्स इन FDI फ्लो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी, साइलेंट फीचर्स ऑफ FDI पॉलिसी, what are the hurdles faced by the FDI policy. Okay, now the last unit is about यूनिट 21 इज़ अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बेसिकली इस यूनिट में हमारे को ये बताया गया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी बिजनेस एनवायरनमेंट में कितना की रोल प्ले कर रही है। टेक्नोलॉजी जैसे हमें पता है कि बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है और उसके साथ कोप अप करना इतना आसान नहीं है और इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ही फार रीचिंग इफ़ेक्ट है। जो लोग हैं इससे इतनी जल्दी एस्केप भी नहीं कर सकते, उनको उसके लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
ये यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डिस्कस द रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन प्रमोशन ऑफ R&D, डिस्क्राइब द वेरियस वेज of transferring technology from one country to another, discuss the recent trend of changes in the way that organization use technology. These are few important questions. So here I conclude. I hope this video is helpful to you. If you want to discuss anything, you can message me over Telegram. I have provided the link below. All the best for your exams. Prepare well. Thank you so much.